नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम सबसे पहले भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद होने से पहले लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। जब हम अंग्रेजों की गुलामी में भारतीय जीवन को जी रहे थे, उस समय भारत देश में जितने भी कानून बनते थे और जिन कानूनों के आधार पर या जिन नीति नियमों के आधार पर भारत की सरकार संचालित होती थी, भारत के लोगों पर जो कानून लागू होते थे वो अंग्रेजी संसद में बने हुए कानून थे। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वह जो कानून थे वो अंग्रेजों के कानून थे। 1934 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात सामने आई कि हम आजादी के इस संघर्ष में अंग्रेजों से बहुत जल्दी आजादी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आजादी प्राप्त करने के बाद हम अपने देश को संचालित कैसे करेंगे, उसका शासन कैसे चलेगा। तो पहली बार 1934 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें अपने देश की आजादी के बाद अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी और वह संविधान पूर्ण रूप से भारत के लोगों के द्वारा बना हुआ संविधान हो। तो 1934 में पहली बार हमारा संविधान बनाने के लिए एक संविधान समिति बनाने के लिए प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा गया। उस प्रस्ताव के कारण ही धीरे धीरे जब वह प्रस्ताव आगे बढ़ा तो 1946 में, दिसंबर 1946 में पहली बार भारत में संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई। उस समय भारत गुलाम था। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुए और एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। 1946 दिसंबर से लगा करके नवंबर 1949 तक यह जो समय था, इस समय में भारत का संविधान बनाने के लिए वह जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसकी अनेकों बैठकें हुई और उन बैठकों में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। चूंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पहली बार भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट भारत नहीं बनेगा, ऐसा एक प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन को ध्यान में रख करके भारत के संविधान को अंगीकार करने का दिन जो है वह 26 जनवरी तय किया गया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लगा करके अब तक हम लगातार 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर हमें संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान बनाने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है कि हम सामान्यतः कई प्रकार के खेल खेलते हैं। हमने फुटबॉल खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, हॉकी खेला होगा। तो ऐसे फुटबॉल जो खेल है उसके नाम से ही ऐसा लगता है कि फुटबॉल खेल यानी वह खेल जिसमें बॉल पांव से मारी जाएगी। हम सब जानते हैं कि फुटबॉल खेल के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। यदि उन नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाएगा तो फुटबॉल जो है वह फुटबॉल नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि फुटबॉल में गेंद को पांव से मारना है, लेकिन यदि कोई खिलाड़ी उस गेंद को हाथ से छू लेता है तो वह फाउल माना जाएगा, यानी वह उसने नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे ही हर खेल के अपने नियम होते हैं। यदि उन नियमों का ठीक से पालन नहीं होगा तो वह खेल खेल नहीं रहेगा, खेल का स्वरूप बदल जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी देश को संचालित करने के लिए, उस देश के नागरिकों को चलाने के लिए, उस देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए वहां के नीति नियमों का निर्माण करना पड़ता है। तो नीति नियमों को बनाने के लिए, देश के कानून को ठीक से चलाने के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सब प्रकार की बातें लिखी हुई होती है कि हमारे देश का शासन जो है वो किस प्रकार से संचालित होगा। संविधान कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। तो संविधान लिखने की जो प्रक्रिया होती है वह संविधान लिखने का काम उस देश में रहने वाले वे लोग करते हैं जो उस देश की संस्कृति को, उस देश की परंपराओं को, उस देश की नीति नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और वे जानने के बाद ही उस देश के अनुरूप, उस देश का समाज कैसा है, उस देश में रहने वाले लोगों का सामाजिक जीवन कैसा है, उस देश में सामाजिक जीवन के बीच के जो अंतर है उन अंतरों को समझते हुए एक रूपता समाज में कैसे लाई जा सके। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सब लोगों पर ठीक से शासन को संचालित करने के लिए एक इस प्रकार के नियम कायदों का निर्माण करना जो देश में सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, वो होता है। भारतीय संविधान की मुख्य बातें क्या है।
तो भारतीय संविधान की मुख्य बातों की जब बातें आती है तो भारत के संविधान की अपनी कई विशेषताएं हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस विषय को थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। हमारी पुस्तक में उदाहरण आया है नेपाल का। हम सब जानते हैं कि नेपाल जो है वह उत्तर दिशा में भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल में 1990 में पहली बार संविधान बना। उस संविधान में नेपाल ने अपने को एक राजतांत्रिक देश बनाया, यानी वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से राजा पर आश्रित थी। शासन की संपूर्ण शक्तियां कहीं ना कहीं राजा में निहित थी और राजा जो था उसके कहे अनुसार ही शासन चलता था। हालांकि राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद बनी हुई थी, लेकिन उस परिषद की सारी बातों को स्वीकार करना यह राजा के लिए आवश्यक नहीं था। धीरे धीरे 1990 से लगा करके 2002 आते आते राजा ने बहुत सारी शक्तियां जो उस समय संविधान में राजा को प्राप्त नहीं थी, लेकिन उन सारी शक्तियों को भी राजा ने अपने अंदर निहित कर लिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2005 आते आते राजा ने शासन की संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर निहित कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 2002 में जब नेपाल के राजा ने शासन की शक्ति को अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया, तब से ही नेपाल के लोगों में राजा के प्रति या राजा के शासन के प्रति असंतोष जो है वह बढ़ता गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2002 में नेपाल में राजतंत्र को हटा करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो, इसका प्रयत्न प्रारंभ हो गया। 2005 से लगा करके 2006 तक, 2002 से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो 2005 में बहुत तीव्र गति से फैला और 2006 आते आते राजा को मजबूरन वहां के जो लोकतांत्रिक संगठन थे जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, उनके साथ राजा को समझौता करना पड़ा और बहुत सारी शासन की जो शक्तियां हैं वो नेपाल के राजा को वहां के लोकतांत्रिक लोगों के हाथ में जो आंदोलन कर रहे थे उनको देनी पड़ी। और अंततः 1990 में बना हुआ जो संविधान था नेपाल का, उसको बदल करके नेपाल के लोगों ने 2015 में एक नए संविधान का निर्माण किया। अब यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि 1990 में जब नेपाल ने अपना संविधान बना लिया था, उसको अंगीकार कर लिया था, तो फिर 2015 में एक नए संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी? तो 1990 में जो संविधान नेपाल के लोगों ने बनाया था, जिस संविधान को उन्होंने स्वीकार कर दिया था, उस संविधान के नियम, उस संविधान के कानून, उस संविधान की नीतियां ये कहती थी कि नेपाल की शासन व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति जो है वो राजा में निहित रहेगी। चूंकि कानून ये कहता था, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी कहीं ना कहीं वो शक्तियां अब भी राजा में ही निहित थी, क्योंकि कानून ये कहता था, संविधान ये कहता था। इसलिए जब व्यवस्था को बदलना था तो व्यवस्था को बदलने के लिए नीति बदलनी थी, व्यवस्था को बदलने के लिए कानून बदलना था, व्यवस्था को बदलने के लिए वहां के नियम बदलने थे, तो उन सब को बदलने की आवश्यकता पड़ी। और उन सब को बदलने के बाद 2015 में नेपाल की सरकार ने एक नए संविधान को तैयार किया और नए संविधान को तैयार करके संपूर्ण व्यवस्था को ही बदल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान जैसा होता है वैसा ही उस देश का संचालन होता है। भारत में संविधान जिस प्रकार का बना हुआ है, उस संविधान के आधार पर ही, संविधान की मूलभूत बातों को ध्यान में रख करके ही उस देश की सरकार जो होती है वह लोगों पर शासन करेगी। यानी एक बात यहां हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में जहां लोकतांत्रिक सरकार हो या भले अन्य किसी भी प्रकार की सरकार हो, वह सरकार कैसे चलेगी उसके लिए संविधान जो है वह आवश्यक अंग है। उसके बिना शासन का सही तरीके से संचालन या सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा। यहां एक बात यह भी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जहां लिखित में संविधान होगा वहीं पर लोकतंत्र होगा। जहां लोकतंत्र नहीं है उन देशों में भी लिखित में संविधान है। और यहां यह भी आवश्यक नहीं है कि संविधान बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा या सारी बातें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मतलब कहने का यह है कि संविधान होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए उसका, और उसमें कुछ जो नीति नियम बने हुए हैं वह लोग उसको समझने चाहिए, लोगों को वो बातें पता होनी चाहिए और उस आधार पर सरकार द्वारा काम चलना चाहिए। यानी ऐसे नियम कायदे बनने चाहिए जिनके आधार पर पूर्ण रूप से सरकार चले। अब भारतीय संविधान की मुख्य बातें क्या है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 1946 से लगा करके नवंबर 1949 तक भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने में भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा के लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की है। दुनिया भर के देशों का भ्रमण किया है, दुनिया भर के देशों के संविधान को पढ़ा गया है और उस दुनिया भर के संविधान की जो विशेषताएं थी, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी, कौन से देश में कौन से नियम
कौन से कानून प्रभावी है, किस देश की व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है, कौन से कानूनों के कारण अच्छी व्यवस्था चल रही है, कौन से नीति निर्देशक तत्वों के कारण अच्छी व्यवस्था चल रही है, हम कौन से देश से कौन सी व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं, उन सारी चीजों को आधार बांध करके भारत के संविधान को लिखा गया है। 2 वर्ष 11 दिन 18 दिन के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास से भारत का जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इससे बड़ा दुनिया के और किसी भी देश में लिखित संविधान नहीं है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। अब हमको इतना बड़ा संविधान क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमारे संविधान को लिखने वाले लोग ये जानते थे कि भविष्य में कभी भी भारत के लोगों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आए, या शासन चलाने वाले लोगों के सामने भी ये कोई समस्या नहीं आए कि हमको शासन कैसे चलाना है। उससे संबंधित शासन को संचालित करने के लिए हर प्रकार की नीति, हर प्रकार के कानून, हर प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में बहुत विस्तृत रूप से दी हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार को चलाने के लिए भारतीय संविधान की जो पुस्तक है वह एक प्रकार से भारत की सरकार के लिए एक धर्म ग्रंथ है, जिसको मान करके भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करना है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसे ही भारत में शासन व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान ने भारत में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की। भारत में एक केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य की सरकारें होगी, भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा, उन राज्यों की सरकारों के पास अपने कुछ अधिकार होंगे, केंद्र की सरकार के पास अपने कुछ अधिकार होंगे, दोनों मिलकर के आपस में तालमेल करके भारत की सरकार को संचालित करेंगे। 1959 में भारत की व्यवस्था में एक पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसको स्थानीय स्वशासन कहा गया। वह एक नई व्यवस्था जोड़ करके शासन को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया। ऐसे ही भारत का संविधान कठोर भी है, भारत का संविधान लचीला भी है। भारत के संविधान में कठोरता यह है कि बहुत आसानी से इसके कई प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व है, उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया ही नहीं जा सकता, या किया जा सकता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन समय के साथ कई कानून पुराने हो जाते हैं, समय के साथ कई व्यवस्थाएं पुरानी हो जाती है, कई परंपराएं पुरानी हो जाती है, और हमको समय समय पर उनको बदलने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है उसके आधार पर हमको उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो भारत के संविधान में कुछ लचीलापन भी है, बहुत सामान्य प्रकार की व्यवस्था से ही भारत के संविधान में बदलाव किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में भारत के संविधान में 2 प्रकार के बदलाव हुए। हम सब जानते हैं कि अपने देश में एक नई टैक्स व्यवस्था आई, जिसको अपने देश में जीएसटी कहा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जो प्रक्रिया थी, यह जो कानून में बदलाव था, भारत के टैक्सेशन सिस्टम में जो पूरा बदलाव था, यह प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया थी। इससे देश के सारे राज्य और केंद्र सब कुछ प्रभावित होने वाला था। इसलिए यह जो है, यह परिवर्तन है, यह एक विशेष प्रकार का परिवर्तन था। इस परिवर्तन को करने के लिए सरकार को संविधान में बदलाव के लिए जो कठोरतम प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन करना था। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करना था, और साथ में ही देश के जितने राज्य हैं उन सब राज्यों की आधी विधानसभाओं में भी इस प्रस्ताव को पास करवाना था। तो आधी विधानसभाओं में और केंद्र लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में प्रस्ताव पास होने के बाद भारत में एक नया टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी अपने अस्तित्व में आया। यह तो थी भारत के संविधान में एक कठोरतम बदलाव की प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा, अभी हम सब जानते हैं कि CAA नाम का एक बिल आया भारत में, एक कानून बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। वह जो CAA है, यह CAA बिल है, यह भारत के संविधान में बदलाव की एक प्रक्रिया है। यह भी भारत के संविधान में बदलाया गया है। भारत, चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता जो है वह भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एकल नागरिकता होती है, और नागरिकता देने का या नागरिकता लेने की जो शक्ति है वह पूर्ण रूप से भारत में केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र की सरकार चाहे तो किसी भी नागरिक को देश की नागरिकता दे सकती है नियमों का पालन करके, और केंद्र की सरकार चाहे तो नियमों का पालन करते हुए किसी भी सरकार से नागरिकता वापस ले भी सकती है। तो नागरिकता संबंधी कानून भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले जो लोग वहां सताए गए हैं, और वो यदि भारत में आकर के रहते हैं और सरकार उनको बहुत जल्दी नागरिकता दे सके, चूंकि यह विषय जो है वो केवल केंद्र सरकार का था, कोई भी राज्य देश का इससे प्रभावित नहीं होना था, इसलिए यह कानून बदलाव की एक सामान्य प्रक्रिया थी। तो इस सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए केवल केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा, उसमें बदलाव करके यह एक नया कानून बनाया गया। और भी भारत के संविधान की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारत का संविधान कैसे बन करके तैयार हुआ, संविधान बनाने की कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे अस्तित्व में आया, और उसको बनाने में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यह सब हम अपने अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।